डॉक्टर बीना चतुर्वेदी की आवाज़ में उनके कहानी संग्रह यादों का महल से सुनिए कहानी सास का गुरूर। रूढ़िवादी विचारों को मानने वाली सास चाहती थी कि बहू के आ जाने पर वह आराम से बैठकर हुक्म चलाए, मगर ऐसा हो न सका। बेटे की अपनी पसंद की लड़की से पिता की अनुमति लेकर शादी हो गई थी। बहू जी जान से सासू माँ का कहना मानती थी, मगर सासू माँ की हेकड़ी कम नहीं होती थी। वह अपने सास होने के गुरूर को बनाए रखना चाहती थी। सुनिए कहानी सास का गुरूर। रमेश चंद्र कानपुर शहर के नज़दीक एक कस्बे के सरकारी इंटर कॉलेज में गणित के शिक्षक थे। शिक्षक के पद पर सरकार द्वारा दिए जाने वाले वेतन से कहीं अधिक वह ट्यूशन से कमाते थे। उनके एक बेटा था अनमोल। 12वीं तक की पढ़ाई अनमोल ने कस्बे में रहकर ही की थी। आगे की पढ़ाई करने के लिए वह कानपुर चला गया था। वहाँ हॉस्टल में रहकर पढ़ाई की थी। अनमोल की माँ सरन बहुत ही रूढ़िवादी विचारधारा की महिला थी। घर में उन्हीं का दबदबा था। बैंक की परीक्षा पास कर लेने के बाद अनमोल बैंक में ऑफिसर बन गया था। अनमोल से छोटा एक भाई और बहन थी। अनमोल अपनी बुआ की लड़की पारुल की शादी में 1 सप्ताह की छुट्टियां लेकर लखनऊ गया था। बुआ के बच्चों के दोस्तों और सहेलियों के कारण घर का वातावरण गुंजायमान रहता था। शादी के घर में बहुत रौनक थी। पारुल की शादी में सम्मिलित होने के लिए आई उसकी सहेलियां बुआ जी के घर में ही ठहरी हुई थीं। सुबह से रात और रात से सुबह कब हो जाती थी पता ही नहीं चलता था। हर समय गाने बजाने और नृत्य के कार्यक्रम चलते रहते थे। खूब ठहाके लगते रहते थे। अनमोल को वहाँ बहुत अच्छा लग रहा था। इससे पूर्व वह इस प्रकार के खुले वातावरण में कभी नहीं रहा था। बुआ जी किसी भी काम में कोई रोक टोक नहीं करती थी, बल्कि वह भी बच्चों के कार्यक्रमों में सम्मिलित होकर सबको उत्साहित करती रहती थी। पारुल की एक सहेली नमिता, जो कि लखनऊ में सरकारी विद्यालय में शिक्षिका थी, अनमोल उसकी ओर आकर्षित हो रहा था। नमिता का व्यक्तित्व ऐसा था कि उससे मिलने के बाद व्यक्ति उससे प्रभावित हुए बिना नहीं रह सकता था। दुबली पतली, लंबी, तीखे नैन नक्श और कजरारी बड़ी बड़ी आंखों वाली गौरवर्ण नमिता को जो भी देखता उसकी प्रशंसा अवश्य करता था। अनमोल नमिता को अपने प्रेम जाल में फंसाने में कामयाब हो गया था। अनमोल का व्यक्तित्व भी नमिता के समक्ष कम नहीं आंका जा सकता था। पारुल की शादी भली भांति संपन्न हो गई थी। सभी मेहमान वापस चले गए थे। अनमोल एक दिन के लिए अपने माता पिता के पास गया था और फिर लखनऊ आ गया था। यहाँ आने के बाद अनमोल और नमिता की मुलाकातें होती रहती थीं। अनमोल की शादी के लिए रिश्ते लगातार आ रहे थे। माता पिता अनमोल पर शादी के लिए दबाव डाल रहे थे, मगर अनमोल ने कह दिया था कि वह अभी रिश्ते के लिए तैयार नहीं है। आप लोग अभी किसी से इस संबंध में बात नहीं करें। एक दिन अनमोल ने बुआ जी को बताया था कि वह पारुल की सहेली नमिता को पसंद करता है और नमिता भी उसे पसंद करती है। अब आप ही हम दोनों की सहायता कर सकती हैं। यदि मैं मम्मी से इस रिश्ते की बात करूँगा तब वह मेरे कहने पर कतई तैयार नहीं होंगी। आप तो उनके स्वभाव से भली भांति परिचित हैं। बुआ जी ने अनमोल से कहा कि वह परेशान न हो। वह अगले सप्ताह भैया भाभी से इस संबंध में वहाँ जाकर ही बात करेगी। फ़ोन पर बात करने से काम नहीं होगा। बुआ जी ने वहाँ पहुंचकर जब इस रिश्ते की बात की तब रमेश जी इस रिश्ते के लिए फौरन तैयार हो गए, मगर सरन इस रिश्ते के लिए तैयार नहीं हो रही थी। भैया बहन के काफ़ी दबाव के बाद सरन ने हामी भरी थी। अनमोल और नमिता बहुत खुश थे। शुभ मुहूर्त में अनमोल और नमिता की शादी संपन्न हो गई थी। अनमोल की नौकरी लखनऊ में बैंक में थी और नमिता भी वहीं सरकारी विद्यालय में शिक्षिका थी, अतः दोनों अच्छी तरह से सेटल हो गए थे। शनिवार, रविवार या अन्य छुट्टियों में अनमोल नमिता के साथ अपने पैतृक कस्बे में आता रहता था। सासू जी ने नमिता को सख्त हिदायत दे रखी थी कि वह जब भी उनके पास आया करे तब इस घर की बहू की तरह से आया करे। हमें अपनी मान मर्यादा और इज्जत बहुत प्यारी है। एक दिन जल्दबाजी के कारण अनमोल नमिता को उसके विद्यालय से ही गाड़ी में बैठा कर ले आया था। नमिता ने साड़ी नहीं बल्कि सूट पहन रखा था।
उसे बहुत डर लग रहा था। इनके घर में प्रविष्ट होते ही नमिता को सूट में देखकर सासू माँ का पारा 7वें आसमान पर पहुँच गया। वह कह रही थी कि अनमोल, तुम लोगों की समझ में क्यों नहीं आता? जब मैंने साफ शब्दों में मना कर दिया था कि नमिता हमारे घर में सूट नहीं पहनेगी, फिर भी आए तुम लोगों ने। अनमोल ने जवाब दिया, माँ, सूट पहनने में बुराई क्या है? आजकल तो सभी महिलाएं सूट पहनने लगी हैं। सरन ने झल्लाते हुए कहा कि सब कुएं में गिरेंगे, तब तू भी गिर जाएगा क्या? तेरी बुआ और पिताजी के कहने पर मैंने बहू को नौकरी करने की अनुमति दे दी थी। उन लोगों का कहना था कि सरकारी नौकरी है। अब मैं कहती हूँ कि यदि बहू की सरकारी नौकरी है, तब ये क्या मेरे सिर पर नाचेगी? जब मैंने सूट पहनने के लिए मना कर दिया, तब ना का मतलब ना ही होता है। नमिता गर्दन नीची करे चुपचाप सब सुनती रही। उसकी आंखों में अश्रुबिंदु झलक रहे थे, मगर वह किसी तरह से उन्हें ढुलकने नहीं दे रही थी। सरन हमेशा सास बनने का सपना देखती रहती थी। उसे ऐसी बहू चाहिए थी जो सुगृहिणी होने के साथ साथ गूंगी बनकर सब कुछ सहन करती रहे। बहू के आ जाने के बाद वह घर गृहस्थी के सभी कामों से मुक्त होकर बस आराम की जिंदगी गुजारना चाहती थी। रात में सोने से पहले बहू सास माँ के पैर दबाना ना भूले। हर समय बहू सासू माँ के इशारे पर नाचती रहे। परंतु यहाँ तो सब कुछ उलट पुलट हो गया था। बच्चों की शादी को 1 वर्ष तक नहीं बीता था और एक शाम रमेश जी को हृदयघात आया और वह इस दुनिया को छोड़कर चले गए थे। सरन अकेली कैसे रहती? अतः अनमोल अपनी माँ को अपने पास लखनऊ ले आया था। सासू माँ ने नमिता से कहा कि बहू नौकरी अपनी जगह है, मगर औरत के लिए घर के कामकाज करना सबसे जरूरी होता है। तुम नौकरी पर जाने से पहले घर के सभी काम निपटा कर जाया करो। मुझसे इस उम्र में काम की आशा मत करना। बेचारी नमिता नौकरी पर जाने से पहले घर के सब काम पूरा करके जाती थी और वापस आने पर सीधे रसोई में जाकर चाय बनाकर सासू माँ को देती। सासू जी की बहू की नौकरी छुड़ाने की हर चाल नाकाम हो रही थी। नमिता ने हार नहीं मानी थी। बहू कितने भी सलीके से काम करती, सासू माँ मीन मेख निकालने से बाज नहीं आती थी। सरन की सास होने की अकड़ कम नहीं हो रही थी। एक दिन सरन की जीजी उनके घर आई थी। उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं चल रहा था, अतः डॉक्टर ने उनसे कुछ टेस्ट करवाने के लिए कहा था। बस इसी काम के लिए वह आई थी। उनके टेस्ट हो जाने के बाद वह 1 सप्ताह के लिए छोटी बहन सरन के पास रुक गई थी। मौसी जी हर समय नमिता के कामों की प्रशंसा करती रहती थी। नमिता के हाथों बनाया गया भोजन उन्हें बहुत स्वादिष्ट लग रहा था, जो छोटी बहन सरन को सहन नहीं हो रहा था। नमिता की बनाई गई खीर की जब मौसी जी ने प्रशंसा की थी, तब सरन कहने लगी कि बहू, खीर में थोड़ा मीठा कम है और तुमने छोलों में मसाले भी कम डाले हैं। थोड़े ही दिनों में जीजी को समझ में आ गया था कि सरन को अपनी बहू की हर बात से परेशानी रहती है। बात बेबात वह उसे टोकने और गलतियां निकालने में कोई कसर नहीं छोड़ती। इतना होने के बावजूद भी नमिता कभी पलट कर जवाब नहीं देती थी। हमेशा सिर झुकाकर चुपचाप सब कुछ सहन करती रहती थी। इसी बीच एक दिन सरन को बुखार आ गया था। नमिता ने विद्यालय से छुट्टी ले रखी थी और वह सासू माँ की सेवा में जी जान से लगी रहती थी। सरन को टाइफाइड हो गया था। अब वह बिस्तर से उठ भी नहीं पा रही थी। बार बार नमिता को पुकारती रहती थी। नमिता भी हर पल उनकी सेवा में लगी रहती थी। बिस्तर पर पड़े पड़े सासू माँ की समझ में आ गया था कि वह कितनी गलत थी। इतना सब होने के बाद भी उनकी हेकड़ी कम नहीं हुई थी। बस वह अपने सास होने के गुरूर को बनाए रखना चाहती थी।